हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कंपलसरी के एग्ज़ाम के लिए अपन फ़िलहाल कर रहे हैं तैयारी। और ये जो क्लास है, इस वीडियो में मैं आपको जो लघुत्रात्मक प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण जो लघुत्रात्मक प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसका अपन यहाँ पे करेंगे अभ्यास। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में हमने लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रश्न 5 जो पाँचवा प्रश्न है कि प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यमों में से प्रत्येक से संबंधित दो कमियां लिखिए। दो आपको कमी बतानी है रेडियो माध्यम की और दो कमी बतानी है आपको प्रिंट मीडिया माध्यम की। ठीक है, चलिए तो प्रिंट मीडिया की बात करें। प्रिंट मीडिया अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है, एक कमी हो गई। आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा आंसर को बेटर बनाने के लिए आप लिखेंगे कि प्रिंट मीडिया और रेडियो माध्यमों की कमियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट मीडिया, है ना, एक नंबर लगा करके लिखेंगे प्रिंट मीडिया। और प्रिंट मीडिया में इसका उपविभाग करेंगे, जैसे पॉइंट लगा देना अपन, पॉइंट एक ऐसे। तो पहला तो लिखना है कि ये अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति कैसे पढ़ पाएगा प्रिंट मीडिया को। प्रिंट मीडिया का मतलब समझते हो ना, जैसे अखबार है, पत्र पत्रिका है, तो उसे वो पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए अशिक्षितों के लिए प्रिंट मीडिया अनुपयोगी है। और दूसरा लिखना है रेडियो और टीवी की भांति तुरंत घटी घटना की जानकारी न दे पाना इसकी कमी है। जैसे कि रेडियो में तो क्या होता है कि प्रति घंटे जो समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं तो उसमें तुरंत जो है वो अपन को घटी हुई घटना की जानकारी मिल जाती है। लेकिन प्रिंट मीडिया में तो दूसरे दिन जो अखबार आएगा उस दिन पता चलेगा कि आज क्या घटित हुआ था, मतलब तुरंत जानकारी नहीं मिलती है। टीवी में भी इसी तरीके से हमें तुरंत जानकारी मिल जाती है। तो ये तो हो गई प्रिंट मीडिया की दो कमियाँ। अब आप लिखेंगे रेडियो की दो कमियाँ। तो देखो रेडियो में लिखना है कि रेडियो माध्यम में भाषा वर्तनी की अशुद्धता और लंबे वाक्य और जटिल संख्याओं का प्रयोग करना जो है वो प्रमुख कमी के अंतर्गत माना जाता है। तो एक तो भाषा की अशुद्धता और लंबे वाक्य, और दूसरा इसमें लिखना है आपको जो संख्याएं होती है, अंक जो होते हैं ना, तो बड़ी जो संख्या होती है, अंक होते हैं, उनका यहाँ पर प्रयोग करना बड़ा ही एक जटिल कार्य है। तो ये दो कमियाँ हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर एक आलेख लिखिए। आलेख आपका 2 नंबर का टॉपिक है। आलेख 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना आलेख कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा होता है। और अलग से भी अपन आलेख विषय पर जो है वो प्रश्न करेंगे कि आलेख क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे लिखा जाता है। अलग अलग भिन्न भिन्न विषयों पर अपन कुछ आलेख लिखेंगे। यहाँ पर अपन एक आलेख लिखेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो वर्तमान आपको लिखना है, उत्तर लिख के लिखेंगे कि वर्तमान समय में लोग इतने लालची हो गए हैं कि वे समस्त खाद्य पदार्थों में मिलावट के नए नए तरीके अपना रहे हैं और नैतिकता और मानवता से गिरकर आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे खाद्य और पेय पदार्थों जैसे दूध की मिठाई आदि में खुलेआम मिलावट कर रहे हैं। अब तो स्वास्थ्य रक्षक कीमती दवाओं और बड़ी नामी कंपनियों के उत्पादों में भी मिलावट मिल रही है। तो ये आपने लिखा है एक आलेख, जो कि एक लेख का छोटा सा रूप होता है आलेख। और इसमें इस तरीके से आपको जो है वो एक आलेख लिखना है खाद्य पदार्थों की मिलावट पर। किसी भी विषय पर अगर आलेख पूछा जाता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें अपन आलेख पर ही बात करेंगे और विभिन्न आलेख क्या होता है, विभिन्न जो आलेख के विषय होते हैं उस पर अपन कैसे लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या आशय है। आपने बात सीधी थी पर कविता जो हमने पढ़ी है उस कविता में से ये प्रश्न लिया है कि भाषा को सहूलियत से बरतना, इससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि हमारे जीवन में अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है और व्याकरण भाषा का संपूर्ण शास्त्र है। पदों की शुद्धता और शब्दों का सही प्रयोग व्याकरण नियमों पर आधारित होता है। इसीलिए भाषा को सहूलियत से बरतने के लिए ध्वनि, वर्ण, वाक्यांश, वाक्य आदि के ज्ञान और शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। इससे अपन कहेंगे भाषा को सहूलियत से बरतना। व्याकरणिक मतलब इसका मतलब है कि व्याकरणिक ज्ञान के आधार पर या व्याकरणिक नियमों के आधार पर भाषा का प्रयोग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और प्रश्न है 8वां, कविता के बहाने कविता में बताएं कि सब घर एक कर देने के माने से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर का प्रश्न है ना। कविता के बहाने, कविता में कवि ने यहाँ पे 3 चीज़ों की तुलना और समानता दर्शाई है।
कविता की तुलना एक सबसे पहले यहाँ पे कवि दर्शा रहा है चिड़िया के साथ, उसके बाद दूसरे फूल के साथ और तीसरे बच्चे के साथ। तो यहाँ पे कवि कहता है कि सब घर एक कर देने के माने तो क्या है इसका आशय। लिखेंगे उत्तर कि सब घर एक कर देने का आशय है आपसी भेदभाव, अलगाव बोध और आस पड़ोस के अंतर को समाप्त करके सभी के प्रति अपनत्व की भावना रखना और वैसा ही आचरण करना। जैसे कि मान लीजिए बच्चे होते हैं तो बच्चे जो है ना वो अपने बच्चों के प्रति कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, वो किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं करते। वो तो जैसे जैसे बड़े होते हैं बाद में उनमें जो है वो जैसे जैसे समझ बढ़ती है और फिर उनको जैसा सिखाया जाता है उसके अनुसार फिर वो अंतर करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरीके से जो कविता होती है, कविता भी जो है वो कोई आपसी भेदभाव नहीं रखती। बच्चे खेल में अपने पराई का भेद भूल जाते हैं, सभी घरों को अपना घर जैसा मानते हैं। उसी तरह कवि अपनी कविता में सारे मानव समाज को समान मान करके अपनी बात कहता है। इसलिए यहाँ पे बच्चों के समान कविता को भी सब घर एक कर देने की बात यहाँ पे कवि ने कही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां। जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे, काले मेघा पानी दे अध्याय के आधार पर समझाइए। तो देखिए अपन बात करेंगे काले मेघा पानी दे। इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जीजी के अनुसार त्याग करेंगे तभी हमें चीज़ मिलेगी। तो इसीलिए जो पानी जो ढोला जाता था, पानी जो डाला जाता था उस मेंढक मंडली पर, तो वो जीजी के अनुसार वो भी सही था, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो पहले पानी हमें देना पड़ेगा। तो अपनी बात को तर्क संगत सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण भी जो वो जीजी देती है। बिना त्याग के दान नहीं होता। जो चीज़ आपके पास बहुत कम है और उस चीज़ की आपको भी ज़रूरत है, उसका त्याग करने से ही लोक कल्याण होता है। मतलब अभी यहाँ पे जब जीजी कहती है कि भाई त्याग किसे कहते हैं, तो जीजी कहती है कि त्याग उसे नहीं कहते कि आपके पास बहुत सारी चीज़ है और आपको उसकी आवश्यकता नहीं है और उसमें से अगर आपने थोड़ा बहुत दे दिया तो वो त्याग नहीं है। त्याग तो वो है कि मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ बहुत कम है और आपको भी उस चीज़ की सख्त आवश्यकता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में पानी बिल्कुल भी नहीं था, कहीं पर भी पानी नहीं था और एक एक बूंद पानी की बहुत आवश्यकता थी। उस समय वो पानी जो है वो उस पर डाला जाता था मेंढक मंडली पर, तो ये त्याग था। तो कवि जीजी कहती है कि अगर आपके पास कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में है और आपको उसकी सख्त आवश्यकता है और उसके बावजूद भी आप किसी और को दे देते हो तो वो जो है वो त्याग होता है और ऐसा त्याग ही आपको प्रतिफल देता है। तो इससे क्या होता है कि इससे स्वार्थ भावना कम होती है और परोपकार की भावना बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कवि कहता है कि चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब अध्याय से प्रश्न लिए गए हैं। आपको बताना है चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा कब हंसता है। तो आपको लिखना है उत्तर इसका कि चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से अधिक शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ रूप में दिखाता है। उस समय चार्ली अपने आप पर सबसे ज़्यादा हंसता है। तब वह ऐसा अवसर निर्मित कर देता है कि सारी गरिमा को त्याग करके हास्य का पात्र बन जाता है। यह है चार्ली चैपलिन के इतने लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज करने का रहस्य। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे अपन करेंगे खंड स, और खंड स में जो प्रश्न है थोड़े से बड़े प्रश्न है जिसकी उत्तर शब्द सीमा होती है 60 से लेकर के 80 शब्द, और ये प्रश्न होते हैं आपके 3-3 नंबर के। तो देखते हैं एक प्रश्न, 11वां प्रश्न है, रुबाइयाँ के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। तो देखिए फिराक गोरखपुरी साहब ने जो रुबाइयाँ लिखी है उसमें दिवाली के अवसर का वर्णन किया है और राखी का जो दृश्य बिंब है उसका बड़ा रोचक वर्णन किया है। तो इसका आपको अपने शब्दों में उसका बखान करना है। तो देखिए आप लिखेंगे कि फिराक गोरखपुरी ने रुबाइयाँ में दीपावली का दृश्य बिंब बहुत ही सुंदरता से इस प्रकार चित्रित किया है। कैसे किया है कि शाम का समय है, लीपा पूता और स्वच्छ घर का आंगन है, माँ अपने बच्चे के लिए जगमगाते चीनी के खिलौने सजाती है और प्रसन्नता से दीपक जलाती है तथा बच्चे की खिलखिलाहट से पूरा घर आंगन जगमगा जाता है। क्या रोचक वर्णन किया है, कितना शानदार जो है वो वर्णन किया है। जरा से कल्पना कीजिएगा, एक बड़ा ही दृश्य बिंब हमारे सामने शानदार दृश्य बिंब उपस्थित होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लिखा है कवि। अगला जो प्रश्न है वो निराला जी का है कि निराला जी की बादल राग कविता का उद्देश्य क्या है। वर्तमान सामाजिक परिवेश
सन्निवेश में इस रचना के प्रभाव का आकलन कीजिए। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जोड़ करके, वर्तमान समय के साथ जोड़ करके, या आप अपने अगर आप इस स्थिति में आप होते तो आप क्या करते, है ना, या अपना मत व्यक्त कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चूँकि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी मैच्योर होते हैं, तो उनसे ऐसी आशा की जाती है कि वो इन प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दें। तो इसमें जैसी आपकी सोच है, जैसा आपकी तर्क शक्ति है, जितना आप जो है वो इस बारे में क्रिएटिव हो सकते हैं, सृजनशील हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। उत्तर सीमा का ध्यान रखना है, 60 से 80 शब्दों में लिखना है, न तो 60 से कम और न 80 से ज़्यादा। 3 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बादल राग। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी भावों से पूरित कविता है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। कवि कहता है कि बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है, और जो दबी कुचली जनता है उसको क्रांति करने का आह्वान देते हैं, उसे शक्ति प्रदान करते हैं। सूखी उजाड़ प्यासी धरती को बादल वर्षा द्वारा संचित कर तृप्त करते हैं। भूखे गरीब किसान और मजदूरों की आशाओं का संबल बनते हैं। क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर के पूंजीपति वर्ग जो है वो भयभीत हो जाता है। इस क्रांति की बाढ़ में शोषित वर्ग ही लाभान्वित होता है। जैसे कि भयंकर आंधी, बाढ़ और तूफान में छोटे जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल भी उनको नुकसान नहीं होता, लेकिन जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब क्रांति होती है तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, उन्हीं को नुकसान होता है। जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को कवि ने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। इस मूल स्वर को प्रकट करते हुए कवि ने सामाजिक और आर्थिक वैषम्य का यथार्थ चित्रण किया है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, और ये जो वीडियो अपन पढ़ रहे हैं इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारे ऐप में मिलेगी। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम के लिए उपयोगी वीडियोज़, प्रश्न उत्तर, और मैं आपके लिए व्याकरण और बाकी आपका जितना भी है पत्र और जो कुछ भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। तो लगातार मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।